नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे रूस यूक्रेन और साइबर क्षेत्र, बाल विवाह समाप्त करने का उपाय, भारत में कुपोषण, AI तकनीक व मानव चेतना तथा 10 लाख नौकरियों की सरकार की घोषणा पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में IR और जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। इसमें हम बात करेंगे रूस यूक्रेन और साइबर क्षेत्र पर। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि साइबर स्पेस में भी लड़ा जा रहा है। वेबसाइटों और बैंकिंग सेवाओं सहित राज्य के स्वामित्व वाली डिजिटल संपत्तियों पर साइबर हमले धीरे धीरे बढ़ते देखे जा सकते हैं, जिसकी शुरुआत डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस हमलों से हुई है, जिसमें जटिल वाइपर मेलवेयर और रैंसमवेयर के उपयोग भी देखे जा रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि यूक्रेन 2020 से ही रूस के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक रहा है। हाल ही में साइबर हमलों की वृद्धि जनवरी के मध्य में देखी गई है, जिसमें विदेश मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय तक को निशाना बनाया गया है। पिछले कुछ हफ्तों में हमले तेज हो गए हैं और अब यूक्रेन के बैंकों को निशाना बनाया गया है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस हमले काफी महत्वपूर्ण हैं, जिसके तहत वेबसाइटों को उनके सर्वर द्वारा संभाल सकने की तुलना में अधिक ट्रैफिक के साथ ऑनलाइन सेवाओं को बाधित कर दिया जाता है। इस पृष्ठभूमि में हमें साइबर युद्ध के बारे में जानने की आवश्यकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि साइबर युद्ध का एक और मोर्चा है, जो उन राष्ट्रों के द्वारा आक्रामकता के एक नए रूप के रूप में उभरता देखा जा सकता है, जो वास्तविक युद्ध में नहीं जाना चाहते हैं लेकिन अपने विरोधियों को एक कठिन संदेश भेजना चाहते हैं। एक साइबर हमला दुर्भावनापूर्ण रूप से कंप्यूटर को अक्षम बना सकता है, डेटा चुरा सकता है या अन्य हमलों के लिए लॉन्च बिंदु के रूप में एक कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। साइबर अपराधी साइबर हमलों को शुरू करने के लिए कई तरीके के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मेलवेयर, फिशिंग, रैंसमवेयर, सेवा से वंचित करना आदि को शामिल किया जाता है। भारत में भी इसके विविध उदाहरणों को देखा गया है, जैसे कि 2020 में गौथिक पांडा और स्टोन पांडा, जो चीन आधारित हैकर समूह थे, उन्होंने भारत और चीन के बीच सीमा गतिरोध के बीच बड़े पैमाने पर हमलों के साथ भारत में मीडिया और महत्वपूर्ण इंफ्रा कंपनियों को लक्षित किया। कई देशों के लिए साइबर युद्ध कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई है, क्योंकि यह उन्हें भू राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को लगातार परेशान करने और कमजोर करने की अनुमति दे देता है। ऐसा कहा जाता है कि साइबर युद्ध की संकल्पना 2010 में स्टक्सनेट के साथ शुरू होती देखी गई, जो भौतिक क्षति का कारण बनने वाला पहला साइबर हथियार था। स्टक्सनेट के बारे में बताया जाता है कि इसने ईरान के उसके परमाणु शस्त्रागार बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए सेंट्रीफ्यूज का लगभग 20% नष्ट कर दिया था। फिर 2014 और 2016 के बीच रूस ने यूक्रेन और जर्मन संसद के खिलाफ रणनीतिक हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। इसी अवधि के दौरान चीन ने अमेरिकी कार्मिक प्रबंधन कार्यालय से जानकारी चुराते हुए लगभग 21.5 मिलियन कर्मचारियों के रिकॉर्ड को हैक किया। 2017 में वानाक्राई नाम के हमले देखे गए, जिसमें 150 देशों में 2 लाख से अधिक कंप्यूटरों को प्रभावित किया गया। यह एक प्रकार का रैंसमवेयर हमला था, जिसमें विंडोज कंप्यूटरों को निशाना बनाया गया था। इसके अलावा नॉटपैटिया हमले की उत्पत्ति यूक्रेन में हुई, जिसने विभिन्न फाइलों को नष्ट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप $10 बिलियन से अधिक का नुकसान देखा गया था। भारत को भी लगातार इसके संदर्भ में निशाना बनाया गया है, जैसे कि हेवलेट पैकर्ड और सरे विश्वविद्यालय के वैश्विक अध्ययन के अनुसार 2017 से 2021 के बीच इस तरीके के साइबर हमले 100% तक बढ़ते देखे गए हैं।
2019 में कुडमकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का प्रशासनिक नेटवर्क उत्तर कोरिया समर्थित लाजर समूह के द्वारा मैलवेयर हमले की चपेट में देखा गया था। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि 2020 में मुंबई में बिजली गुल होने के पीछे चीन समर्थित हैकर्स का हाथ था। इसके अलावा रिपोर्ट यह भी बताती है कि पाकिस्तान स्थित हैकर्स ने 2021 की शुरुआत में रिमोट एक्सेस ट्रोजन का उपयोग करके भारत में बिजली फर्मों और एक सरकारी संगठन को निशाना बनाया। इस प्रकार से जिस तरीके से साइबर हमले बढ़ते देखे जा रहे हैं, इसको कम किए जाने की आवश्यकता है। मूल रूप से इसमें विविध प्रकार के दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर का विकास करके हमले किए जाते हैं, जिसमें मैलवेयर के माध्यम से दुर्भावना के दृष्टिकोण से हमले होते हैं। वहीं रैनसमवेयर के तहत फिरौती मांगने के दृष्टिकोण से हमला किया जाता है। इस हमलों को रोकने के संदर्भ में हमें साइबर सुरक्षा की संकल्पना को अपनाने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम महत्वपूर्ण प्रणालियों और संवेदनशील सूचनाओं को डिजिटल हमलों से बचाने का प्रयास करते हैं। इसमें प्रौद्योगिकी, लोग और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। इसमें एक प्रभावी साइबर सुरक्षा प्रणाली का विकास आवश्यक है, जो संगठनात्मक प्रकार के हमलों को कम कर सकते हैं। एक प्रभावी साइबर सुरक्षा प्रणाली साइबर सुरक्षा तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग करके साइबर हमलों को रोकती है, उसका पता लगाती है, रिपोर्ट करती है और इसमें व्यापक पहचान और पहुंच प्रबंधन के साथ ही व्यापक डेटा सुरक्षा मंच की स्थापना, सूचना सुरक्षा, घटना प्रबंधन, आक्रामक और रक्षात्मक प्रकार की सुरक्षा सेवाएं और खतरनाक खुफिया जानकारी प्रबंधन को सुनिश्चित किया जाता है। यह बेहद आवश्यक है कि हम साइबर खतरे की प्रकृति से स्वयं को अवगत होने दें, पर्याप्त पूर्व सुरक्षात्मक उपायों को करें और इसके संदर्भ में अन्य उपायों को अपनाने की भी आवश्यकता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी नई प्रौद्योगिकियां भी नए अवसरों को पेश कर सकती हैं। हमें नियमित रूप से सुभेद्यता मूल्यांकन करने और बढ़ते साइबर खतरे के बारे में आवश्यक जागरूकता प्रदान करने हेतु सार्वजनिक डोमेन में अधिकारियों पर भी दबाव डालने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि एक विशेष विषय के रूप में साइबर सुरक्षा हमारे विश्वविद्यालय प्रणालियों के साथ साथ बाहर भी पढ़ाया जाए और इसे आईटी पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। हमें विभिन्न देशों के कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के साथ भी समन्वय को सुनिश्चित करना होगा, जिससे हमारे समाज के कमजोर वर्ग साइबर अपराधियों के बुरे मंसूबों का शिकार ना हो। भारत को इसके संदर्भ में मात्र आईटी सुरक्षा से साइबर सुरक्षा की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। इसमें साइबर हमलों की चपेट में आने वाले संगठनों को अपनी प्रतिष्ठा के बारे में चिंता करने के बजाय तुरंत कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सूचित करना चाहिए। इसमें संकट प्रबंधन योजनाओं का होना भी महत्वपूर्ण है, ताकि यह किसी भी स्थिति में प्रतिक्रिया करने में मदद करे। साइबर हमलों की जांच हेतु विश्वसनीय स्वदेशी समाधान विकसित करने के लिए साइबर सुरक्षा के लिए एक समर्पित प्रकार के उद्योग मंच को भी स्थापित किया जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 1 में सामाजिक मुद्दों से है। इसमें हम बात करेंगे बाल विवाह समाप्त करने के उपाय पर। बाल विवाह एक वैश्विक मुद्दा है जो लैंगिक असमानता, गरीबी, सामाजिक मानदंडों और असुरक्षा से प्रेरित है। पूरी दुनिया में इसके विनाशकारी परिणाम देखे जा सकते हैं। बाल विवाह का उच्च स्तर समाज में महिलाओं और लड़कियों के लिए भेदभाव और अवसरों की कमी को दर्शाता है। भारत में विभिन्न वैधानिक प्रावधानों आदि के बावजूद इसकी प्रगति बहुत प्रभावशाली नहीं देखी जा सकती है। इसमें राष्ट्रव्यापी कोविड-19 लॉकडाउन ने परिदृश्य को और खराब कर दिया है।
इसके संदर्भ में आपको कुछ आंकड़े भी याद रखने चाहिए, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ का अनुमान है कि हर साल भारत में 18 साल से कम उम्र की कम से कम 15 लाख लड़कियों की शादी हो जाती है, जो भारत को दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में बाल वधु का घर बना देता है, जो वैश्विक कुल संख्या का 1/3 है। बाल विवाह एक सामाजिक और आर्थिक संदर्भ में होते हैं, जो महिलाओं और लड़कियों की स्थिति, पत्नियों और माताओं के रूप में उनकी भूमिका के बारे में मान्यताओं के एक समूह में अंतर्निहित होते हैं। इनके साथ घरेलू श्रम और महिलाओं द्वारा किए जाने वाले देखभाल कार्य की वास्तविकता भी एक कारक है। साथ ही इसमें यह विश्वास भी भूमिका निभाता है कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए जल्दी शादी कर देना चाहिए। इसमें परिवार का सम्मान और आर्थिक बोझ के जोखिम के बारे में आशंकाएं भी कारक होती हैं। इसका एक अन्य कारण पुत्रों को वरीयता देना है, जिसके परिणाम स्वरूप बेटियों की संख्या अधिक हो जाती है। यद्यपि अमीर परिवार अधिक बच्चे पैदा करने का खर्च उठा सकते हैं, किंतु गरीब परिवारों के लिए इसका एक उपाय यह होता है कि वह इन बेटियों की समय से पहले शादी कर दें, जिससे बाल विवाह की समस्या देखी जा सकती है। कुछ माता पिता 15 से 18 वर्ष की आयु को अनुत्पादक मानते हैं, खासकर लड़कियों के लिए। इसलिए वह इस उम्र के दौरान अपने बच्चों के लिए विवाह योग्य वर खोजना शुरू कर देते हैं। इससे लड़कों की तुलना में कम उम्र की लड़कियों में बाल विवाह की संभावना ज्यादा देखी जाती है। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी केवल 14 वर्ष की आयु तक ही शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाता है, जो जटिलता को बढ़ा देता है। हमें इसके संदर्भ में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के कुछ निष्कर्ष भी ध्यान रखने चाहिए। 2015-16 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चौथे दौर के डेटा से पता चलता है कि भारत में पूर्व कोविड 4 लड़कियों में से एक की शादी 18 वर्ष से पहले ही की जा रही थी। सर्वेक्षण से समय 15 से 19 वर्ष की आयु की लगभग 8% महिलाएं माता या गर्भवती थीं। रिपोर्टों के अनुसार कोविड-19 महामारी के दौरान ज्यादा बाल विवाह देखे गए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5वां सर्वेक्षण यह बताता है कि किस प्रकार से बाल विवाह को समाप्त करने की दिशा में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं देखा गया है। यही कारण है कि हमें बाल विवाह के निवारण के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके तहत शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत, राजस्व कर्मचारियों सहित कई विभागों के फील्ड नौकरशाह, जिनमें से सभी ग्रामीण समुदायों के साथ बातचीत करते हैं, उनको बाल विवाह निषेध अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में जन्म और विवाह पंजीकरण का विकेंद्रीकरण करने से उम्र और शादी के दस्तावेजों से महिलाओं और लड़कियों की रक्षा होगी और इस प्रकार से वे अपने अधिकारों का दावा करने में सक्षम होंगी। हमें माध्यमिक शिक्षा का विस्तार, सुरक्षित और किफायती सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच और युवा महिलाओं को आजीविका कमाने हेतु शिक्षा समर्थन को भी सुनिश्चित करना होगा। राज्यों को विशेष रूप से कम सुविधा वाले क्षेत्रों में आवासीय स्कूलों, लड़कियों के छात्रावासों और सार्वजनिक परिवहन के नेटवर्क को विस्तृत करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किशोर लड़कियों को शिक्षा से बाहर ना किया जाए। हाई स्कूल की लड़कियों और लड़कों के साथ नियमित रूप से लैंगिक समानता की बातचीत करने की आवश्यकता है, ताकि प्रगतिशील दृष्टिकोण को आकार दिया जा सके जो वयस्कता में बना रहेगा। बाल विवाह को समाप्त करने के लिए सशक्तिकरण के उपायों को भी अपनाने की आवश्यकता है, जैसे कि महिला समाख्या जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सामुदायिक जुड़ाव। इसमें भारत भर की ग्राम पंचायतों में बाल ग्राम सभाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, जो बच्चों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए मंच प्रदान कर सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस और जीएस पेपर 2 में ही सामाजिक न्याय से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं भारत में कुपोषण पर। अच्छे पोषण में वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को सशक्त बनाने की शक्ति होती है।
भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय खजाना इसके लोग हैं, विशेषकर महिलाएं और बच्चे। लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी उनमें से अधिकांश को अपनी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक आहार नहीं मिलता है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक बच्चे की पोषण स्थिति का सीधा संबंध उसकी मां से होता है। गर्भवती महिलाओं में खराब पोषण बच्चे की पोषण स्थिति को प्रभावित करता है और भविष्य की पीढ़ियों को प्रभावित करने की अधिक आशंका देखी जा सकती है। कुपोषित बच्चों का पढ़ाई में कमजोर प्रदर्शन का खतरा होता है और उनके पास नौकरी की संभावनाएं भी सीमित होती हैं। यह दुष्चक्र देश के विकास को रोकता है, जिसके कार्यबल ने मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित होकर कार्यक्षमता को कम कर दिया है। हालांकि पिछले एक दशक में बच्चों और महिलाओं में कुपोषण से निपटने में कुछ प्रगति हुई है, किंतु यह सुधार ज्यादा नहीं है। यह गरीबी की घटती दरों, खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता में वृद्धि और कई सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बावजूद है। इसमें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के विभिन्न आंकड़े विभिन्न पोषण संकेतकों में मामूली सुधार दिखाते हैं, जो ये दर्शाता है कि प्रगति की गति अभी भी धीमी ही है। कई राज्यों में बच्चे 5 साल पहले की तुलना में अब अधिक कुपोषित हैं। यद्यपि स्टंटिंग की दर में कुछ कमी आई है, जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 में 38.4% से वर्तमान में 35.5% है। लेकिन 13 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के बाद से ऐसे बच्चों में वृद्धि देखी गई है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और केरल को शामिल किया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि स्टंटिंग को उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणों में कुपोषण के रुझान बताते हैं कि कुपोषण का सबसे अधिक दिखाई देने वाला और जानलेवा रूप वेस्टिंग या तो बढ़ गया है या वर्षों से स्थिर बना हुआ है। वेस्टिंग को ऊंचाई के लिए कम वजन के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारत में ही दुनिया में एनीमिया का सबसे अधिक प्रसार है। एनीमिया को उस स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या उनके भीतर हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम होती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 57% से अधिक महिलाएं और 67% से अधिक बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं। अतः इन समस्याओं के बारे में आत्मनिरीक्षण करना अनिवार्य है, जो लगातार व्यापक और गंभीर बनी हुई हैं। इसमें महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में उनके सतत विकास और जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निवेश बढ़ाने की ज्यादा आवश्यकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि आंगनवाड़ी और प्रधानमंत्री की समग्र पोषण योजना कार्यक्रम में इस साल बजटीय आवंटन में मामूली वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पोषण अभियान के तहत जारी की गई 32% धनराशि का उपयोग ही नहीं किया गया है। इस प्रकार से इसे और बेहतर किए जाने की आवश्यकता है। हमें पोषण पर कार्यक्रमों के संदर्भ में परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जरूरतों और हस्तक्षेपों की निगरानी शुरू करें और स्थानीय स्तर पर चुनौतियों का समाधान करने के लिए मुद्दों, प्रभाव और समाधानों पर जागरूकता बढ़ाएं। पोषण की दृष्टि से कमजोर समूहों के साथ सीधा जुड़ाव होना चाहिए और प्रमुख पोषण सेवाओं और हस्तक्षेपों के अंतिम मील वितरण को सुनिश्चित करने में योगदान करना चाहिए। यह एक ओर अधिक जागरूकता सुनिश्चित करेगा और दूसरी ओर जमीनी स्तर पर कार्यक्रमों की उचित योजना और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा, जिसे बाद में जिला और राष्ट्रीय स्तर पर दोहराया जा सकता है। इस प्रकार हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी युवा आबादी को व्यापक लाभ मिले, क्योंकि पोषण और स्वास्थ्य जीवन के लिए आधारभूत हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी और जीएस पेपर 4 में एथिक्स से है। इसमें हम बात करेंगे एआई तकनीक और मानव चेतना पर।
गूगल के एक वरिष्ठ इंजीनियर ने यह दावा किया कि कंपनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन लैम्डा भावुक हो गया था और उसने मनुष्यों की तरह बातें की। धर्म, चेतना और रोबोटिक्स जैसे विषयों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट के साथ बातचीत करने के बाद इस इंजीनियर ने एक ब्लॉग में यह दावा किया। दावों ने एआई आधारित चैटबॉट्स की क्षमताओं और सीमाओं पर एक बहस को जन्म दिया है कि क्या वे वास्तव में इंसानों के समान बातचीत कर सकते हैं। आपको इसके संदर्भ में लैम्डा के बारे में जानने की आवश्यकता है। संवाद अनुप्रयोगों के लिए भाषा मॉडल यानी लैम्डा लैंग्वेज मॉडल्स फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस एक मशीन लर्निंग भाषा मॉडल है जिसे गूगल के द्वारा चैटबॉट के रूप में बनाया गया है, जिससे बातचीत में मनुष्यों की नकल करने की उम्मीद की जाती है। विविध प्रकार के अन्य भाषा मॉडल जैसे कि BERT, GPT-3 आदि की तरह लैम्डा ट्रांसफॉर्मर्स पर बनाया गया है, जो एक तंत्रिका नेटवर्क आर्किटेक्चर है जिसे गूगल ने 2017 में आविष्कार किया और ओपन सोर्स किया। यह आर्किटेक्चर एक ऐसा मॉडल तैयार करता है जिसे कई शब्दों को पढ़ने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है, इस बात पर ध्यान देते हुए कि वे शब्द एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं और फिर इसमें यह भविष्यवाणी करते हैं कि ये कौन से शब्द को सोचेंगे। लेकिन लैम्डा को जो बात अलग करती है वह यह है कि इसे अधिकांश मॉडलों के विपरीत संवाद पर प्रशिक्षित किया गया है। लैम्डा एक गैर लक्ष्य निर्देशित चैटबॉट विकसित करने की खोज के लिए गूगल का उत्तर है, जो विभिन्न विषयों पर संवाद करता है। इस तरीके के उन्नत सॉफ्टवेयर ग्राहक संपर्क में क्रांति ला सकते हैं और एआई सक्षम इंटरनेट खोज में मदद कर सकते हैं। बड़े डेटा और एक शक्तिशाली प्रकार के प्रोसेसर तक पहुंच के साथ डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर्स अपने आप सीख सकते हैं। वे मनुष्यों के द्वारा पर्यवेक्षित हुए बिना बड़े पैमाने पर डेटा को छांटकर और छिपे हुए पैटर्न को ढूंढकर सीख सकते हैं। गूगल का दावा है कि लैम्डा बारीक बातचीत को समझ सकता है और स्वाभाविक बातचीत में शामिल हो सकता है। हालांकि यह प्रतीत होता है कि मानव जैसे ये चैटबॉट एजेंट एक पैटर्न पर भरोसा करते हैं, ना कि सहानुभूति, बुद्धि, स्पष्टता या इरादे पर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित इस प्रकार के चैटबॉट एजेंट की सोचने की क्षमता किस प्रकार से भविष्य में चुनौतियों को ला सकती है, यह तो भविष्य में ही दिखाई देगा। हालांकि यह भी हो सकता है कि ऐसे चैटबॉट एजेंट मानव के ऐतिहासिक पूर्वाग्रह को कायम रखें। इनके द्वारा ऐसे अनैतिक कार्य भी किए जा सकते हैं जो सामान्य रूप से मानव द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ हेट स्पीच आदि को बढ़ावा देने में क्या इनकी भूमिका देखी जाएगी अथवा नहीं, यह भी वर्तमान में विचार किए जाने वाला विषय है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 में दिए गए एक अन्य आलेख पर, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करेंगे 10 लाख नौकरियों की सरकार की घोषणा पर। हाल ही में प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की कि उनकी सरकार अगले 18 महीनों के भीतर 10 लाख कर्मियों की भर्ती करेगी। यह कार्य एक मिशन मोड पर होगा क्योंकि सरकारी नौकरियों में भर्ती का अभियान कोविड-19 महामारी के बाद पटरी से उतर गया था। यह घोषणा उस दिन हुई जब रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुखों ने सशस्त्र बलों में 4 साल के कार्यकाल के लिए 17.5 से 21 वर्ष के बीच के युवाओं की भर्ती की अग्निपथ योजना की घोषणा की। आपको ध्यान रखना है कि 2 साल की महामारी और उससे जुड़े आर्थिक संकट के बाद सरकार के सामने बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती के रूप में देखी जा सकती है। सरकारी नौकरियों में भर्ती के संदर्भ में एक अतिरिक्त समस्या रेलवे जैसे विभागों और शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा पत्रों का बार बार लीक होना भी है। हाल ही में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान पुलिस ने प्रयागराज और पटना बिहार में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया, जो रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा में बैठने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें बताया गया कि प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी है।
किस विभाग में कितने लोगों की भर्ती होगी, इसके आंकड़े साझा नहीं हुए हैं। यद्यपि खबरों के अनुसार अधिकांश भर्ती रेलवे, सशस्त्र बलों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में की जा सकती है। इसमें सरकार के स्वामित्व वाले बैंकों, बीमा कंपनियों के अलावा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क विभाग आदि में भी भर्ती की जा सकती है। जीएसटी विभागों, जो राजस्व पैदा करने वाले विभाग हैं, इनके लिए ये भर्ती काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकारी स्वामित्व वाली अनेक फर्मों में पिछले 15 वर्षों में महत्वपूर्ण तरीके से प्रशासनिक भर्ती नहीं देखी गई है। यह आशा की जाती है कि एक समय सीमा तय करने से भर्तियों को तेजी से करने में मदद मिलेगी। हालांकि पेपर लीक होना और परीक्षाओं को रद्द करना एक ऐसा मुद्दा है जिससे सरकार को भी निपटना होगा। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन जैसे शिक्षा और जागरूकता भारत में बाल विवाह को समाप्त करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, किंतु इसमें अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। टिप्पणी करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, साइबर युद्ध क्या है? विश्व और भारत में इसकी स्थिति को बताते हुए निवारण उपायों की चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप भारत में बाल विवाह का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत में बाल विवाह की स्थिति को कुछ आंकड़ों से समझाएंगे, बाल विवाह के कारणों की व्याख्या करेंगे, बाल विवाह के निवारण हेतु कुछ उपायों की चर्चा करेंगे और इसमें कुछ उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप साइबर युद्ध का सामान्य परिचय देंगे। इसके मुख्य भाग में आप साइबर युद्ध के वर्तमान संदर्भ को स्पष्ट करेंगे, विश्व में इसकी स्थिति को बताएंगे, भारत में इसकी स्थिति को स्पष्ट करेंगे और साइबर युद्ध की चुनौती का सामना करने में कुछ उपयुक्त उपायों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS में आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।